नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED-SC ID एंड HI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज तथा दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा। पेपर 2 यूनिट है एक्सेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा की सुगमता। अब 2 यूनिट की सब यूनिट जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोग को 2.1 से लेकर के 2.3 तक का आप लोग को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है। तो 2.4 में हम देखते हैं क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग अर्थात शिक्षण कक्ष प्रबंधन क्या है और शिक्षण रणनीति। ठीक है, शिक्षण कक्ष प्रबंधन और शिक्षण रणनीति तथा उसमें सहकारी शिक्षा और सहकर्मी शिक्षण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है अर्थात शिक्षण कक्ष प्रबंधन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो शिक्षण कक्ष प्रबंधन शिक्षण कक्ष प्रबंधन में वे सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो एक शिक्षक विद्यार्थियों, स्थान, समय एवं सामग्री की व्यवस्था के लिए करता है। ठीक है, जिससे विषय के अनुदेश एवं विद्यार्थी के अधिगम को संभव बनाया जा सकता है। इन सभी में शिक्षक संप्रेषण करते हैं जो शिक्षक के रूप में उनके स्तर तथा शिक्षण कक्ष प्रबंधन की क्षमता में योगदान देता है। इन सभी के साथ शिक्षक बिना नखरे, बिना अपमान एवं बिना कठोर भाषा के स्वानुशासन एवं अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनकी प्रबंधन योजना कभी भी दूसरों के लिए कष्टदायक नहीं होती है। यहाँ तक कि जब बच्चों द्वारा चुनौतियों की अवहेलना की जाती है तब भी वे सहानुभूति के नियमों के साथ जीते हैं। शोध बताता है कि विद्यार्थी जितना समय तक सीखने में सक्रिय रूप से व्यस्त रहते हैं वह उनकी उपलब्धि में दृढ़ता से योगदान देता है तथा सीखने के लिए समय की उपलब्धता शिक्षकों के निर्देशात्मक एवं प्रबंधनीय कौशल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ठीक, इसका तात्पर्य है कि शिक्षक उचित योजना बनाए एवं अच्छी तैयारी करे, व्यवस्थित रहे, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समय तक कार्य में लगाए, विद्यार्थियों को सक्रियता के साथ व्यस्त रखें एवं समय का समुचित उपयोग कराएं जैसी बहुत लंबी सूची हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ राइटर भी हैं जो कक्षा प्रबंधन के बारे में चर्चा किए हैं। तो जो पहले राइटर हैं वह हैं मोस्कोविट्ज एवं हेमन 1976 के अनुसार, एक बार जब शिक्षक अपने शिक्षण कक्ष का नियंत्रण खो देता है तो यह उनके लिए पुनः नियंत्रण में लाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, अर्थात इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि जब एक बार शिक्षक अपनी शिक्षण कक्ष का नियंत्रण अर्थात जो भी वह शिक्षण कक्ष की व्यवस्था किया है यदि वह सही तरीके से नहीं बना पाता है तो वह क्या होगा, एक बार सही तरीके से वह नियंत्रण खो देगा तो क्या होगा, दूसरी बार उसको सही तरीके से नियंत्रण लाने में बहुत ही कठिनाई हो जाती है। ठीक है, दूसरे राइटर जो है वह है बर्लाइनर 1988, ब्रोफी एवं गुड
1986 का शोध भी यह दर्शाता है कि एक शिक्षक जितना समय खराब कक्षा प्रबंधन कौशल के कारण उत्पन्न दुर्व्यवहार को सही करने के लिए लेता है, परिणाम स्वरूप उससे शिक्षण कक्ष में शैक्षणिक व्यस्तता की दर में कमी आती है। ठीक है, बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान में शिक्षण कक्ष प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से विशेषज्ञों ने पाया है कि पुरस्कार एवं दंड पर आधारित शिक्षण कक्ष प्रबंधन के पारस्परिक उपागम आज कम प्रभावशाली दिखते हैं। इन सभी पर ध्यान देते हुए बहुत से शिक्षक शिक्षण कक्ष प्रबंधन में नए उपागमों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जो न सिर्फ बेहतर कार्य करते हैं बल्कि अच्छे पाठ भी सिखाते हैं। ये शिक्षक सही कार्य करने हेतु एक आंतरिक प्रेरणा पैदा करने की आशा करते हैं, जिससे विद्यार्थी सामाजिक तौर पर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करेंगे, क्योंकि वे डर से दूर रहना चाहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब विद्यार्थी पाठ्यक्रम को व्यस्त रखने में योग्य एवं उपयुक्त पाए जाते हैं तो शिक्षण कक्ष प्रबंधन अधिक सरल हो जाता है। ठीक है, अर्थात कक्षा प्रबंधन का मतलब क्या है कि कक्षा प्रबंधन से तात्पर्य है कि एक शिक्षक जिसमें बच्चों को जिस शिक्षण कक्ष में जिस बच्चों को पढ़ाना है था उसे शिक्षण प्रशिक्षण देना है, उस शिक्षण कक्ष की व्यवस्था कैसे की जाए जिसके द्वारा बच्चे सही तरीके से शिक्षण को ग्रहण कर सके। अर्थात जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा संचालित की जा रही है वहाँ पर भी कक्षा प्रबंधन की बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार के वहाँ पे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, यदि नॉर्मल बच्चे के साथ ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं यदि उनकी लेवल के अनुसार उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार यदि कक्षा व्यवस्था नहीं की जाएगी तो ये बच्चे सही तरीके से शिक्षण को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अर्थात उन्हें कोई न किसी प्रकार की समस्या होगी तथा उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें कौन सी सामग्री लगेगी, उन्हें कैसा वातावरण तैयार करना है, उनके बैठने के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इत्यादि सभी प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक क्या करता है, इनके ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण कक्ष प्रबंधन की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो शिक्षण कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था जिसके तहत सभी बच्चे सही तरीके से शिक्षण को ग्रहण कर सकें, अर्थात उन्हें शिक्षण ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार की बाधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं शिक्षण रणनीति क्या है। शिक्षण रणनीति क्या है, जिसे हम टीचिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। शिक्षण रणनीति शिक्षकों द्वारा विभिन्न शिक्षण अधिगम स्थितियों में 8 शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से प्रत्येक रणनीति शिक्षकों द्वारा अभी भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उपयोग की जाती है। इन सभी को शिक्षा के क्षेत्र में समान महत्व एवं सम्मान दिया जाता है। इनमें दिया जाता है सम्मान दिया जाता है। इनमें से 2 अत्यंत उपयोगी शिक्षण रणनीतियों जैसे कौन कौन से हैं, सहकारी शिक्षण तथा सहकर्मी शिक्षण का यहाँ व्याख्या किया जा रहा है। अर्थात जो शिक्षण रणनीति है कितनी होती हैं, 8 है, लेकिन यहाँ पर हम कितनी रणनीतियों की बात करेंगे, शिक्षण रणनीति की 2 रणनीति की बात करेंगे। वह कौन कौन सी है, कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग की बात करेंगे। अर्थात सहकारी शिक्षण क्या है तथा सहकर्मी शिक्षण रणनीति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला हम चर्चा करते हैं सहकारी शिक्षण, जिसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। ठीक,
समाज अपने सदस्यों के सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता, परंतु समाज के व्यक्ति जीवित रहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों के सहयोग ने उत्तर जीवन को संभव बना दिया है। यह कोई लाभ प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा किया, बल्कि व्यक्तियों का समूह है। मानव समाज में जिनका अधिक जीवित रहना संभव होता है, उन्हें उनके समूह द्वारा योग्य बनाया जाता है। यह कौन कहा है? एशली एवं मोंटागू 1965। इन्होंने क्या कहा है? ये किसके द्वारा मत है? एशली एवं मोंटागू 1965। ठीक है। विद्यार्थी एक दूसरे से कैसे बातचीत करें, यह अनुदेशन का एक उपेक्षित पहलू है। विद्यार्थियों एवं सामग्री जैसे पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम, क्रियाओं के बीच उपयुक्त बातचीत व्यवस्थित करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण में अधिक समय दिया जाता है तथा कुछ समय दिया जाता है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, परंतु विद्यार्थी एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करें को अपेक्षाकृत उपेक्षित किया जाता है, जबकि ऐसा किया जाना उचित नहीं है। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी की बातचीत की रचना कैसे की जाती है, उससे स्पष्ट हो सकता है कि विद्यार्थी कितनी अच्छी तरह सीख सकते हैं, वे विद्यालय एवं शिक्षक के विषय में कैसा महसूस करते हैं, वे एक दूसरे के विषय में कैसा महसूस करते हैं तथा उनके पास कितना आत्मविश्वास है। ठीक है। 1960 के दशक के मध्य में सहकारी शिक्षण या शिक्षा से लोग अनभिज्ञ थे तथा शिक्षकों द्वारा मुख्य रूप से उपेक्षित किया जाता था। प्रारंभिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय तथा शिक्षा पर प्रतिस्पर्धात्मक एवं वैयक्तिक शिक्षण का प्रभुत्व था। प्रतिस्पर्धा के प्रमुखता वाले शैक्षणिक विचार को B.F. स्किनर, कौन थे? B.F. स्किनर के कार्यक्रम शिक्षण एवं व्यवहार परिमार्जन पर किए गए कार्य के आधार पर वैयक्तिक शिक्षा द्वारा चुनौती दी गई थी तथा शैक्षणिक अभ्यास एवं विचार में परिवर्तन आया है। वर्तमान में प्राय सभी स्तर पर सहकारी शिक्षा स्वीकृत एवं विशिष्ट अनुदेशात्मक तरीका है। ठीक है। अब सहकारी शिक्षण को सभी विषयों में तथा सभी उम्र के विद्यार्थियों के लिए दुनिया के सभी विद्यालयों विश्वविद्यालयों में उपयोग किया जा रहा है। अब ऐसी अनुदेशात्मक विधियां शिक्षक के जनरल अथवा अनुदेशात्मक सामग्री पर विषय वस्तु को पाना कठिन हो गया है, जो सहकारी शिक्षा की बात नहीं करते हैं। सहकारी शिक्षा की सामग्री को दर्जनों भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, अतः अब सहकारी शिक्षा एवं एक स्वीकृत एवं अत्यधिक अनुशासित अनुदेशात्मक प्रभावी प्रणाली हो गई है। ठीक है। अर्थात कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग के अंतर्गत क्या कहा गया इस रणनीति के अंतर्गत कि सभी विद्यार्थी को कैसे शिक्षा दी जाए, अर्थात एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से कैसे बात करे हैं इत्यादि इसके अंतर्गत रणनीतियों इस रणनीति के द्वारा अपनाई जाती है। अर्थात इस रणनीति के तहत यह कहा जाता है कि कैसे एक दूसरे से दूसरे विद्यार्थियों को बात करना है, एक शिक्षक को कैसे एक दूसरे से बात करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तथा यह जो कोऑपरेटिव लर्निंग रणनीति है, यह सभी प्रकार की भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है और यह प्रत्येक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक, ठीक है, सभी प्रकार के विद्यालयों में इसका क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। किसका?
जो कोऑपरेटिव लर्निंग रणनीति है इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट रणनीति है वह है सहकर्मी शिक्षण, जिसे हम पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। पीयर ट्यूटरिंग सहकर्मी शिक्षण प्रारूप का उपयोग क्रमिक तौर पर 1975 में प्रारंभ किया गया, परंतु इसकी लोकप्रियता इसके उपयोग के संदर्भ में शोध साक्ष्यों के उपरांत 20वीं शताब्दी के अंत में देखी गई। सहकर्मी शिक्षण का अध्ययन विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन सहित कई क्षेत्रों में किए जाने के साथ साथ कौशल क्षेत्र जैसे पढ़ने एवं हिज्जे करने में भी किया गया है। अर्थात पढ़ने मतलब पढ़ने एवं हिज्जे, अर्थात हिज्जे का मतलब होता है कि जो बच्चा ऐसे एक ही शब्द को बार बार दोहराना, या बैठा है तो गर्दन हिलाता तो गर्दन ही हिलाते रहना, पैर हिलाता, अर्थात एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, अर्थात है ना, उसी प्रकार को इसे हम क्या कहते हैं, हिज्जे कहते हैं ना। किया गया सहकर्मी शिक्षण को शिक्षण कक्ष में भी प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है, जिसमें विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है, जैसे क्षमताग्रस्त विद्यार्थी तथा जिन विद्यार्थियों की अंग्रेजी द्वितीयक भाषा है। ठीक है। सहकर्मी शिक्षण एक साधारण शब्द है जो कई शिक्षण प्रारूपों को सम्मिलित करता है। सभी विधियों की संरचना विद्यार्थियों का अभ्यास, प्रत्युत्तर एवं प्रतिपुष्ट बढ़ाने के लिए की गई है। ठीक है। और प्रायः इसके परिणामतः विद्यार्थी की प्रेरणा एवं उपलब्धि में वृद्धि होती है। ये प्रारूप अलग होते हैं कि कैसे शिक्षण जोड़े तैयार किए गए हैं, कैसे शिक्षण विषय कार्य विकसित किए गए हैं तथा कितनी व्यापकता से शिक्षक का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रतिकूल उम्र शिक्षण में विशेषज्ञ शिक्षक अधिक से अधिक उम्र का विद्यार्थी होता है, तथा जबकि पारस्परिक सहकर्मी शिक्षण एवं कक्षा कार्य सहकर्मी शिक्षण में दोनों विद्यार्थी समान उम्र के होते हैं। ठीक। तथा भूमिका बदल भी सकती है। अलग उम्र एवं पारस्परिक सहकर्मी शिक्षण में आमतौर पर शिक्षक सामग्री की जानकारी करने और फिर दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि शिक्षण कक्ष सहकर्मी शिक्षण में शिक्षक की जिम्मेदारी अधिक होती है। ठीक है। सहकर्मी सहायक शिक्षण की रणनीतियाँ एक सहकर्मी क्रिया है जिस पर एलकेजी से लेकर कक्षा 12 तक शोध किया जा चुका है। कितने से लेकर के? एलकेजी से लेकर कक्षा 12 तक का शोध किया जा चुका है। इस शिक्षण कार्यक्रम की संरचना विद्यार्थियों को पठन एवं अन्य शैक्षणिक कौशल क्षेत्रों में सुधार हेतु सहयोग के लिए की गई है। पठन कार्यक्रम के चरण हैं पूर्वानुमान लगाना, साझेदारी पठन, पुनः बताना एवं पुनः बताना एवं संक्षिप्तीकरण। ठीक है। अर्थात पूर्वानुमान लगाने का तात्पर्य है कि पहले से अनुमान लगाना। ठीक है, कि कैसे क्या करना है इसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। साझेदारी पठन मतलब किसी भी चीज़ को मिलजुल कर, मिल बांट करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ में रहकर किसी चीज़ को पढ़ना है। अर्थात सभी विद्यार्थी जो है साथ साथ में रह करके साझेदारी करके किसी चीज़ को पढ़ना, अर्थात कौशल को पढ़ना, बुक को पढ़ना, जो भी लिखित कौशल उसको पढ़ना। ठीक। पुनः बताना मतलब यदि बच्चा किसी चीज़ को भूल जा रहा है या कोई बात को भूल जा रहा है, उसको क्या करना है, आपको दोबारा उसे बताना है। संक्षिप्तीकरण का तात्पर्य है किसी भी चीज़ को, किसी भी कौशल को उसका संक्षिप्त करना। ठीक है, उसको छोटे छोटे भागों को करना। ठीक। इस कार्यक्रम में मजबूत पाठक विशेषज्ञ सहकर्मी शिक्षक होता है। विद्यार्थी उसके पूर्वानुमान से प्रारंभ करते हैं जिसे उन्हें पढ़ाना है। ठीक।
उसके बाद वे समान अंश को सशक्त पाठक के साथ पढ़ते हैं। फिर सशक्त पाठक अंश को पुनः बताने के लिए कमज़ोर पाठक का सहयोग करता है। और फिर निम्नलिखित क्रम में जैसे जानकारियों की संक्षिप्तीकरण करना है, पाठ्य अंश क्या है अथवा किसके विषय में है बताएं, क्या अथवा कौन के विषय में अति महत्वपूर्ण चीज़ बताएं, ठीक। और लास्ट में क्या है, 10 या कम शब्दों में मुख्य विचार व्यक्त करें। कितने शब्दों में, 10 या 10 से कम शब्दों में जो है उसको आपको क्या करना है, अपने विचार को व्यक्त करना है, ठीक है। तो आज आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिया गया कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, अर्थात शिक्षण कक्ष की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शिक्षण कक्ष व्यवस्था के लिए एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, व्यवस्थित करने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है जिसके तहत ये बच्चे सही तरीके से व्यवस्थित हो सकें, है ना। और उसके बाद क्या पढ़े हैं, शिक्षण रणनीति, अर्थात किस शिक्षण रणनीति क्या है, किस रणनीति का उपयोग किया जाए जिसके तहत ये बच्चे किसी भी कौशल को आसानी से सीखें, अर्थात शिक्षक किन रणनीतियों का उपयोग करता है जिससे बच्चे सही तरीके से किसी चीज़ को सीख सकें। और इस शिक्षण रणनीति के अंतर्गत 2 रणनीतियों के बारे में चर्चा हो चुकी है। जो पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसे हम सहकारी शिक्षण कहते हैं, और दूसरा जो है सहकर्मी शिक्षण, जिसे हम पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। यानी सहकर्मी शिक्षण और सहकारी शिक्षण रणनीति के बारे में भी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो अब आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो आप इस टॉपिक को आप 2 से 3 बार 4 बार अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। पढ़ने के बाद मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिख कर आप जिस ग्रुप में वीडियो भेजा जाए उस ग्रुप में वीडियो भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का क्या मूल्यांकन किया जा सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, शिक्षण कक्ष प्रबंधन क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षण रणनीति क्या है, शिक्षण रणनीति के अंतर्गत सहकारी शिक्षण को जिसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग तथा सहकर्मी शिक्षण जिसे हम पीयर ट्यूटरिंग के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। शिक्षण रणनीति क्या है, शिक्षण रणनीति के अंतर्गत सहकारी शिक्षण तथा सहकर्मी शिक्षण के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।